मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारे जो अध्याय 5 की क्लासेस चल रही है, पिछली क्लास के अंदर हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार पोषण की प्रक्रिया होती है, मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे होता है, आहार नाल क्या होती है, पाचक ग्रंथियां क्या होती है, उनमें पाचन की क्रिया कैसे होती है, उन सबको हमने डिस्कस किया था। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो पार्ट आता है वो आता है श्वसन वाला, यानी जीव जंतु श्वसन कैसे करते हैं, श्वास कैसे लेते हैं, किस लिए करते हैं श्वसन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि श्वसन हम क्यों करते हैं। हम बोलते हैं कि हम श्वास लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते। अब श्वास और भोजन दो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। आपने भोजन कर लिया, श्वास नहीं लिया, फिर काम नहीं। आपने सिर्फ सांस ले रहे हो, आप भोजन नहीं करोगे कई दिनों तक तो आपकी मृत्यु हो जानी है। तो आपने जो भोजन किया वो एनर्जी लेने के लिए किया, और भोजन में से एनर्जी तभी निकलेगी जब आप उसमें कौन सी गैस डालोगे, ऑक्सीजन गैस मिलाओगे, तो भोजन में से क्या निकल जाएगी, ऊर्जा। और ऑक्सीजन गैस कहां से आएगी, हम जो श्वसन करेंगे वहां से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। तो देखिए श्वसन प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं। देखिए पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। विविध जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। देखिए ये जो प्रक्रम है इसको मैं एक बिल्कुल बेसिक शॉर्ट रूप में बताती हूँ, जो आपके आगे बताया हुआ है किताब के अंदर, कि जो जीव भोजन का पाचन करने के लिए या भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उन्हें वायवीय श्वसन कहते हैं, उन्हें वायवीय जीव कहते हैं। यानी ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो अवायवीय कहलाता है। अब आप सोचोगे कि क्या श्वसन भी ऑक्सीजन के बिना होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपयोग नहीं होती है वो अवायवीय श्वसन कहलाएगा, और उसमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। उसके अलावा अन्य लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल, ये सारी चीजें बनेगी। हमारे अंदर जो श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है और उसे हम क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन। अब ये चरण किस किस प्रक्रम होते हैं, ये जो आपकी भाषा लिखी हुई है इसको बिल्कुल शॉर्ट रूप में देखते हैं हम। देखिए आपके बुक के अंदर अगले पेज पे देखिए इस प्रकार का एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को आप अगर समझ लोगे तो पीछे की पूरी भाषा आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम में आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो। देखिए ये ग्लूकोज कहां से आया, आपने भोजन किया, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट था, उसके अंदर क्या था, उसकी इकाई मैंने पिछली क्लास के अंदर बताई थी। कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन तभी माना जाता है जब वो किस में तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज के अंदर। अब देखिए ग्लूकोज को आपने भोजन के रूप में लिया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होके आपकी छोटी आंत में ग्लूकोज बचा, उस ग्लूकोज को अवशोषण करके किस में डाल दिया, रक्त में, खून में डाल दिया गया। अब रक्त के अंदर ये ग्लूकोज है, रक्त के अंदर कोशिका होती है कि नहीं होती है, तो ये ग्लूकोज कोशिका में जाएगा। कोशिका के कहां पर, कोशिका द्रव्य में। कोशिका के कई भाग होते हैं, एक तो होता है केंद्रक, कोशिका द्रव्य, और कई कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, लाइसोसोम, अंत्य प्रद्रव्य जालिका। तो ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका के कोशिका द्रव्य में इस ग्लूकोज जो 6 कार्बन का अणु है इसको तोड़ दिया जाएगा 3 कार्बन के अणु में, और उसका नाम क्या हो जाएगा, पाइरुवेट। देखिए ये जो समझा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पेज आप अपने आप लिख लोगे अगर आपने इतने से पार्ट को समझ लिया तो, कि ये हमारे अंदर वायवीय और अवायवीय श्वसन होने की प्रक्रिया का छोटा सा चार्ट है। यानी जब ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का अणु होता है, और जब ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में जाएगा तो ये 3 कार्बन के अणु में टूट जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, पाइरुवेट। अब इस पाइरुवेट का आगे अलग अलग फ्यूचर है। कोई जीव वायवीय श्वसन करेगा तो उस पाइरुवेट का क्या होगा, कोई जीव वायवीय श्वसन करेगा लेकिन ऑक्सीजन कम देगा तो इस पाइरुवेट का फ्यूचर क्या होगा, और कोई जीव जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन करेगा, अवायवीय श्वसन करेगा, तो इस पाइरुवेट का फ्यूचर क्या होगा। ये 3 प्रक्रम बताए। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे अंदर, हम श्वसन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में,
तो हमारे अंदर ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीजन लेगा और साथ में क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। हमारा यही तो मकसद था श्वसन का, भोजन में से ऊर्जा निकालनी थी, निकल गई। हमने लेते टाइम ऑक्सीजन ली थी, वापस क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु शरीर में काम आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि हम श्वास वापस छोड़ते हैं तो उसमें कुछ नमी होती है, ये नमी इसी जल के कारण होती है, हमारी श्वास बिल्कुल सूखी नहीं होती है। सर्दियों के मौसम में नमी ज्यादा होती है, आप देखते हो ऐसे करते धुआं निकलता है, मतलब जल की मात्रा ज्यादा होती है। तो ग्लूकोज सभी जीवों के अंदर जाएगा, कोशिका में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, उसको किस में बदल दिया जाएगा, पायरुवेट में। अब इस पायरुवेट का 3 फ्यूचर है। अगर हम श्वसन कर रहे हैं, ऑक्सी वायवीय श्वसन कर रहे हैं, तो वायवीय श्वसन होगा कहां पर, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उत्पाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अगर आपने वायवीय श्वसन किया लेकिन ऑक्सीजन कम मात्रा में दी, जैसा कि हमारी मांसपेशियों के अंदर होता है, तो उससे क्या होगा, इस पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल बनेगा और साथ में थोड़ी सी ऊर्जा बनेगी। इस प्रक्रम में जब आप ऑक्सीजन फुल दे रहे हो तो ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी, यहाँ पर जब आप ऑक्सीजन कम दे रहे हो तो ऊर्जा कम प्राप्त होगी, और साथ में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। देखिए, हम काम करते करते थक जाते हैं, नहीं थक जाते, कारण क्या है, हमारी मांसपेशियों में अवायवीय या कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, और मांसपेशियों में क्या जम जाता है, लैक्टिक अम्ल। जब फिर आप रेस्ट करते हो, शरीर को, बॉडी को रिलैक्स मिलता है, तो ये लैक्टिक अम्ल वापस हट जाता है, मांसपेशियां वापस तंदुरुस्त हो जाती है। क्वेश्चन आता है, मांसपेशियों में दर्द किस कारण होता है, लैक्टिक अम्ल जमने के कारण। हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन या ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में श्वसन का होता है, हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन का हमारे शरीर में क्या उत्पाद बनता है, लैक्टिक अम्ल। वह क्लियर। अब अगर कुछ जीवों के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर अवायवीय श्वसन कराया जाए तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में थोड़े से ऊर्जा बनेगी। यहाँ ऊर्जा ज्यादा, या 3 अणु या 2 अणु। ये बना जाती है शराब की रासायनिक प्रक्रिया। शराब बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। इसमें क्या किया जाता है, यीस्ट एक फंगस या कवक होता है, उसको टैंक में डाला जाता है, ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, साथ में पायरुवेट डाला जाता है, तो बिना ऑक्सीजन के ये यीस्ट क्या बनाकर निकालेगा, इथेनॉल बोलते हैं शराब को। शराब साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा। ये आपको पूरा बिल्कुल याद करना है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट करना कर सकते हो, इसको समझ लेना, याद कर लेना, और इससे आप ये 2 पेज की भाषा अपने हिसाब से एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये जो दिया हुआ है इसको भाषा के रूप में हम पढ़ते हैं। देखिए, अब आपकी ये भाषा भी समझ में आएगी। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जीव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। विविध जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, यानी अवायवीय श्वसन। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रम कहां पर होगा, कोशिका द्रव्य। ध्यान रखना, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहां होगा, कोशिका द्रव्य में। और इस पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल कहां पर बनेगा, वायवीय श्वसन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। कब, जब अवायवीय श्वसन होगा और यीस्ट होगा। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है, यानी जब यीस्ट अवायवीय श्वसन में इथेनॉल बनाता है उस प्रक्रम को क्या बोलेंगे, किण्वन। क्योंकि यह प्रक्रम वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो क्या बनेगा, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। यानी एक आप अवायवीय श्वसन कर रहे हो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक आप वायवीय श्वसन कर रहे हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ज्यादा ऊर्जा कहां से निकलेगी, वायवीय या ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले में।
कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है पायरुवेट के विखंडन के लिए, तब दूसरा पथ अपनाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल वाला। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। क्रैम्प यानी जकड़न होना। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु में संश्लेषित या प्रयुक्त हो जाती है। अब देखिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा बनी, क्योंकि जो वायवीय श्वसन हुआ था वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनी एक तो उत्पाद, वो तो श्वसन से वापस निकल जाएगी, जिस रास्ते से ऑक्सीजन है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। साथ में पानी का अणु निकला, वो पानी शरीर में काम आ जाएगा, कुछ ऑक्सीजन श्वास में नमी ला देगा। जो ऊर्जा बची, अगर उसी टाइम शरीर में कोई एनर्जी की जरूरत है तो वो दे देगी, और बाकी एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित हो जाती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतराश्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। फिर जब भी शरीर को ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी टूटेगी और क्या देगी शरीर को? ऊर्जा। एटीपी का निर्माण कैसे होगा? एडीपी फॉस्फेट का अणु जुड़ेगा साथ में, तो क्या बन जाएगा? एटीपी। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, तो वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं, और अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि पौधों की पत्तियों के किनारे रंध्र होते हैं, उन रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन जाती है। इस विधि को विसरण विधि बोलते हैं। जब कोई गैस बिना किसी माध्यम की सहायता से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, तो उस विधि को क्या बोलते हैं? विसरण। ठीक है, ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। यानी रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो पादप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है बाहर, इसलिए वो बाहर निकाल देता है। दिन में पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो पौधा अंदर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। देखिए स्टूडेंट्स, पौधा दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है और रात में नहीं करता है। श्वसन पौधे में दिन और रात दोनों समय होते हैं। अब पौधा रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ता है? क्योंकि दिन में श्वसन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो पौधे के अंदर पहले से ही जरूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो वो अंदर यूज ले लेता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। रात्रि में क्या होता है? पौधा प्रकाश संश्लेषण करता नहीं है, पौधा श्वसन करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी बनेगी वो पौधे से बाहर निकलेगी, क्योंकि अंदर जरूरत नहीं है। इसलिए रात्रि के समय अगर आप पेड़ पौधों के नीचे सोओगे तो आपका दम घुटने लगेगा, क्योंकि वो CO2 ज्यादा उत्सर्जित करते हैं। इसलिए बोलते हैं रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि श्वसन तो ध्यान रखना पौधा दिन में भी करेगा रात में भी करेगा, लेकिन दिन में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो प्रकाश संश्लेषण में काम में ले ली जाएगी, बाहर सिर्फ ऑक्सीजन निकलेगी जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। जबकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी श्वसन से, उसको बाहर फेंकेगा। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है। अब हम जीव जंतु श्वसन करते हैं तो वायुमंडल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो जल में रहने वाले प्राणी है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही काम में लेंगे।
जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। द्रुत मतलब तेज। ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वो सांस जल्दी जल्दी लेगा, आपका कहीं दम घुटने लगेगा तो आपके श्वसन की दर बढ़ जाएगी, और अगर आपको फुल पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है तो बिल्कुल आप आराम से श्वसन करोगे। तो जिन जीवों को ऑक्सीजन की कम पूर्ति हो रही है उनमें श्वसन दर ज्यादा होगी। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की तुलना में द्रुत यानी तेज होती है, क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन कम होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, तो यह सतह बहुत पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर स्थित होती है, तो इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। ठीक है, तो जो जीव है, छोटे जीव है, सिंपल जीव है, उनके अंदर तो गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से हो जाएगा, और शरीर की सतह से होगा तो शरीर सतह ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली मुलायम होनी चाहिए, ताकि आसानी से गैसें अंदर बाहर आ जा सके। हमारे शरीर में श्वसन के लिए मुख्य रूप से फेफड़ा बना हुआ है, क्योंकि स्किन की सतह से हमारे डायरेक्ट ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो मानव शरीर के अंदर मुख्य रूप से एक श्वसन तंत्र बना होता है, और जिसका मुख्य अंग कौन सा होता है? फेफड़ा या लंग्स। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है मनुष्य का श्वसन तंत्र, जिसमें शुरुआत कहां से हो रही है? नाक से, नासा छिद्र से। फिर ये वाला भाग मैंने आपको पाचन तंत्र में भी बताया पहले कि ये वाला भाग है जहां से श्वास भी गुजरता है, भोजन भी गुजरता है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रसनी बोलेंगे। इसके बाद ये श्वास नली आएगी, श्वास नली का ऊपरी भाग जहां से आवाज निकलती है इसको कंठ बोलेंगे। तो ये पूरी श्वास नली है जिस पर कुछ छल्ले बने होते हैं, जिन्हें उपास्थि के सी आकार के छल्ले होते हैं। सी आकार का होने का कारण है कि उपास्थि को ये जो श्वास नली इसको पिचकने नहीं देंगे, क्योंकि ये पिचक गई तो श्वास का आदान प्रदान होना बंद हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए सी आकार के छल्ले इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। फिर ये श्वास नली आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, प्रत्येक शाखा एक फेफड़े के अंदर जागी। मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2, जो मुख्य श्वसनी अंग है। और फेफड़े के अंदर ये शाखाएं लास्ट में छोटी छोटी इकाइयों में बढ़ जाती है, बेर जैसी संरचना में, जिन्हें क्या बोला जाता है? कुप्पी का बोला जाता है। और ये कुप्पी का ही मुख्य रूप से श्वसन का आदान प्रदान करती है ऑक्सीजन के साथ, रक्त के साथ। रक्त में ऑक्सीजन डालेगी, रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, जिस रास्ते से ऑक्सीजन गई उसी रास्ते से वापस बाहर निकाल देगी। तो ये मनुष्य का श्वसन तंत्र हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे विस्तार से। जिस प्रकार मैंने पाचन तंत्र को बिल्कुल शॉर्ट रूप में बता के आपको किताब की भाषा में फिर पढ़ाया, उसी प्रकार श्वसन तंत्र को मैं पहले बिल्कुल इजी भाषा में पढ़ाऊंगी अपने तरीके से, फिर जो जो किताब में लिखा हुआ है उसको भी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट करूंगी। शर्त स्टूडेंट यही है कि आपको जो पढ़ा रही हूँ बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना है, याद करना है, रिवीजन करना है। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और आपका ये जीव प्रक्रम वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया, पोषण के बारे में पढ़ लिया, स्वपोषी परपोषी पोषण के बारे में पढ़ लिया, श्वसन का पार्ट हमने स्टार्ट कर लिया है, वायवीय अवायवीय श्वसन को हमने पढ़ लिया है, पायरुवेट चक्र को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र, लंग्स की संरचना किस प्रकार कार्य होती है। तो इस क्लास को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।